जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। काफी दिनों के बाद ये डायलॉग बोल रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो फिर क्या फर्क रहने वाला है यूट्यूब की सीरीज में और एमएम एकेडमी इस ऐप की सीरीज में? तो काफी ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है। अगर आप देखो, यूट्यूब की जो सीरीज है वो सिर्फ एक किताब पर बेस्ड है, लेकिन जो एमएम एकेडमी पर जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज आने वाली है वो बहुत सारे सोर्सेज से लेकर मैं बना रहा हूं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको मिल जाए, जिससे कि कोई भी चीज आपकी वहां पर गलत ना हो। दूसरा जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो यूट्यूब पर सीरीज अवेलेबल है वो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। मेंस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर हम मेंस पर जाएंगे, लेकिन नहीं। मेन जो है वो ओशन है और जो प्रीलिम्स है वो नदियां है। अगर आप ओशन के बारे में देख लो तो नदियों के बारे में अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मेंस ओरिएंटेड ही हमें पढ़ाई जो है वो करनी पड़ती है। और इसीलिए ये जो सीरीज एमएम एकेडमी ऐप पर आपको देखने को मिलेगी, तो वो सीरीज जो है वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी पर्सपेक्टिव से रहेगी, जिससे कि आपको दोबारा वो जो चीजें हैं, दोबारा वो जो सब्जेक्ट है उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। इतने सारे एमसीक्यूज मैं आपकी प्रैक्टिस करवा लूंगा कि आपको जो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा कि अच्छा, इसे हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इसे हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उसी के साथ साथ करंट अफेयर जो है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो कि किताबों में इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो भी इस कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर में जो भी चीजें हो रही है वो भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाए। इसी के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी मैं आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर लूंगा, जिससे कि मेंस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो यूट्यूब पर सीरीज अवेलेबल है उससे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड ये सीरीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप जो है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो ये जो एमएम एकेडमी ऐप है इस पर ऐसा नहीं है कि एक कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, और बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इसलिए जितने भी वीडियोस आ रहे हैं या आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, वो सभी वीडियोस आप देख पाओगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो इतने कम प्राइजेस में आपको जो कोर्सेस है, इतने हाईएस्ट क्वालिटी के कोर्सेस, वो शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए और मिलते हैं हम एमएम एकेडमी ऐप पर। तो डेमो लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, फ्री देख सकते हो और आपको अंदाजा हो जाएगा कितना डिफरेंट है ये यूट्यूब के सीरीज से। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इन द सेंस कि जहां से हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसका ये फर्स्ट सेट है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ब्रिटिश रूल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी सुप्रीमेसी थी, उनका यहाँ पर वर्चस्व था। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, जिसके बाद पूरी जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाती है क्राउन के हाथ में। अब ये सारी चीजें हमने मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी तरीके से देखी है। अब यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी थी, उस टाइम पर भी जो कंपनी है उनके द्वारा काफ़ी सारे जो रेगुलेशंस है वो लाए जाते हैं। और फिर उसके बाद 1773 से लेकर 1858 तक जो कंपनी है उसका रूल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग एक्ट्स आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, स्पीड एक्ट, तो अलग अलग एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और फिर 1857 का जब रिवोल्ट होता है, उसके बाद पूरी जो पावर है वो क्राउन के हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर लॉज आएंगे, उसके बाद जो यहाँ पर एक्ट्स आएंगे, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सभी जगहों के जो एक्ट्स है उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमें ये एक्ट्स पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों हमें एक्ट पढ़ना है, इससे क्या मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है, एक के हाथ में पूरी पावर जो है वो क्यों नहीं दी गई है, तो आपके पास ये जवाब रहना चाहिए कि सर, जब पहले अगर हम देखें, जब ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पर हमने देखा हुआ है कि जो गवर्नर जनरल है या फिर जो वॉइसरॉय है, उसके हाथ में जब पूरी पावर थी तो उसका मिसयूज होता था। इसीलिए उससे सीख कर हमने यहाँ पर देखा है कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं, बल्कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है।
तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कब समझ में आएगी, जब हम पहले किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, पहले किस तरीके के एक्ट्स लाए गए थे, इवेंचुअली ये एक्ट्स को जब हम समझेंगे, उसमें जिस तरीके से चेंजेस लाए गए हैं, जिस तरीके से रिवोल्यूशन आया है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे यहाँ पर स्थिति है, आज जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। इसीलिए हमारे लिए ये एक्ट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की स्थापना हमें 1600 में जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ करता था उस जमाने की, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पर अपॉइंट करते थे गवर्नर्स को, और गवर्नर यहाँ पर जो भी फंक्शनिंग है वो मैनेज किया करते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में क्या क्या पावर थी, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कंपनी जिस भी तरीके का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि यहाँ पर कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का। उसी के साथ साथ ये इतने सुपेरियर पावर इनके पास थी कि जो कंपनी के गोल्स है उसे वो सेट भी कर सकते थे, उसे वो मॉडिफाई भी कर सकते थे, उसे वो चेंज भी कर सकते थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी की एक्टिविटीज़ है उसे कंप्लीटली सस्पेंड करने की भी पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। तो आप समझ सकते हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब जब ये इतने ज़्यादा पावरफुल है तो फिर इनको अपॉइंट कौन करता था, ये कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब कि कंपनी में जो भी यहाँ पर शेयर जो है वो लिए हुए हैं। अभी हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसमें अगर कोई शेयर लेता है तो हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के भी शेयर जो है काफ़ी लोगों ने लिए हुए थे, तो वो लोग कौन थे, वो लोग थे शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर को जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो बट ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो ये वो ही चाहते थे कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अब उसके लिए जो कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पर 24 डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट करके देते थे। मतलब यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स है वो इलेक्ट करते थे 24 डायरेक्टर्स को, जिससे कि कंपनी का जो बिजनेस है वो मैनेज किया जा सके, और इसे ही कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है आपको कि ये लोग जिनके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर थी, लेकिन उनके माए बाप कौन थे, उनके माए बाप थे कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर कंपनी का देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद 1765 में हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलती है, जिसमें डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कैसे कि पहले के इसमें अगर देखा जाए, मतलब डुअल गवर्नमेंट जो पहले आई गई थी तो उसके पहले का अगर कार्यकाल देखा जाए उसमें हमें दीवानी राइट्स हो, निजामत राइट्स हो, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमें नवाब ऑफ बंगाल के पास देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ कि जो दीवानी राइट्स है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, दीवानी राइट्स मतलब कौन से, जो फाइनेंशियल रेवेन्यू से रिलेटेड राइट्स होते हैं, वो किसके हाथ में थे, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए थे। और जो निजामत राइट्स थे वो यहाँ पर नवाब के हाथ में दिए गए थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो यहीं तक नहीं रुके थे। सब कुछ पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन की है क्या वो नवाब के हाथ में दे देंगे, नहीं। उसकी निगरानी रखने के लिए यहाँ पर डेप्यूटी सूबेदार जो है, मतलब डेप्यूटी नवाब आप समझ सकते हो, उसका यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली जो रेवेन्यू है वो देख रहे थे, और इनडायरेक्टली जो निजामत राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी देख रहे थे। इस तरीके से हमें डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है 1765 में वो देखने को मिलता है। लेकिन इसकी वजह से जो लोग हैं बंगाल के वो काफ़ी सफ़र हो रहे थे, और इसी के चलते यहाँ पर जो हेस्टिंग है वो आता है और वो ये डुअल गवर्नमेंट जो है उसे खत्म कर देता है। तो इस तरीके से हमें डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद चेंजेस होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये कौन से प्रॉब्लम्स थे, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें मैनेजमेंट का देखने को मिल रहा था कि कंपनी जो है उसके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, और तीसरा फंक्शनल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। अब जब हम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम देखते हैं तो यहाँ पर क्लाइव जो है उसका डुअल गवर्नमेंट चल रहा था। डुअल गवर्नमेंट चलने की वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे, मतलब मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या था कि जो लोग हैं वो प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते थे, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के वो प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते थे। प्राइवेटली ट्रेड करना मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ। अब जब मैं एम्प्लॉय हूँ, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोई टेबल चेयर बेच रही है, ठीक है, तो अगर मैं कंपनी के नाम पर टेबल चेयर बेचूँ
तो वो पैसा जो है टेबल का, मतलब फॉर एग्जांपल 1000 रुपये में टेबल गया, 1000 रुपये किसको मिलेंगे? वो कंपनी को मिलेंगे। मुझे तो हर महीने सैलरी मिल रही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्राइवेट ट्रेड भी हो सकता था। मतलब मैं खुद के नाम पर जो कंपनी का माल है वो खुद के नाम पर बेच सकता था। मतलब अब जब मैं 1000 रुपये का वो जो टेबल है बेच रहा हूँ, तो मतलब 1000 रुपये किसको मिलेंगे? कंपनी को नहीं, बल्कि मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर प्राइवेटली ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, इसके वजह से सब लोग क्या करेंगे? बट ऑब्वियस है कि सब लोग प्राइवेट ट्रेड ही करेंगे ना। क्यों? यहाँ पर कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे और फिर यहाँ पर सैलरी लेंगे। तो मतलब यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और कंपनी जो है डूबती जा रही थी। कंपनी के नाम पर कोई बेच ही नहीं रहा था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो करप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड हो रहा है, लोग यही बोल रहे हैं कि भैया प्यार से दे रहे हैं रख लो, नहीं तो फिर धक्का मार के भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर मारपीट से भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर जेल में डाल के भी दे सकते हैं। हमारा ही राज है, हमारा ही सब कुछ है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम अमीर है, हम ये शक्तिमान, इस तरीके से देखने को मिल रहा था। तो करप्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, इतना करप्शन इंक्रीज होने की वजह से कंपनी को हो रहा था लॉस। कंपनी को इतना लॉस हो गया तो कंपनी ने जो ब्रिटिश है उनसे, मतलब जो वहाँ पर लंदन में जो ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में जो बैठे हुए हैं, उनसे लोन की गुजारिश की कि हमें यहाँ पर लोन चाहिए। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि भैया पागल हो गए हो क्या? मतलब यहाँ पर इतना तुम, मतलब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इतना चेन वेन, सोने की चेन ये सब पहन के आ रहे हैं, इतने अमीर होके आ रहे हो, और कंपनी तुम बोल रहे हो कि नुकसान में जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये प्रॉब्लम, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। और फंक्शनल प्रॉब्लम अगर देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड जो है, डिविडेंड नहीं आ पा रहा था, है ना। मतलब क्या है, जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर जो होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैंने अगर शेयर लिया है तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी मुझे डिविडेंड देगी, अगर लॉस होता है तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको लॉस होगा, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या चाह रहे थे, कंपनी पर कंट्रोल जो है वो बढ़ना चाहिए, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो चाह रहे थे। और इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर जो बिजनेस एंटिटी से सेमी सॉवरेन एंटिटी जो है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि बहुत हो गया इनका नाटक, अब ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, अब यहाँ पर कुछ हमें अच्छा करना ही पड़ेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर हमें पहला एक्ट देखने को मिलता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो कंपनी है उसे सिर्फ रेगुलेट करने की कोशिश की गई, मतलब यहाँ पर जो उसकी फंक्शनिंग है उसे रेगुलेट करने की, कि मतलब आउट ऑफ ट्रैक चला गया है तो सिर्फ हम रेगुलेट करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर कंप्लीटली उसकी पावर जो है नहीं ले ली गई कि यहाँ पर हम पूरी पावर ले रहे हैं कंपनी की, नहीं, ऐसा ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कहा जाता है। तो अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? तो पहला फीचर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो जो टर्मिनोलॉजीज है वो काफ़ी बार चेंज होती हुई नजर आएगी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद उसे वॉइस रॉय। तो इस तरीके से हमें टर्मिनोलॉजीज जो है वो चेंज होती हुई नजर आती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से असिस्टेंस दिया गया कि लो भैया अब तुमको यहाँ पर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो मेंबर यहाँ पर आपको सपोर्ट देंगे, असिस्ट करेंगे, मतलब आप अकेले नहीं हो। उसी के साथ साथ जो बाकी गवर्नर्स थे, मतलब हमें 3 बड़े प्रोविंसेस देखने को मिलते थे ब्रिटिशर्स के, एक तो था बंगाल, दूसरा था बॉम्बे, तीसरा था मद्रास। तो यहाँ पर जो बंगाल है वो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि बट ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा रिच था, जो वहाँ पर सॉइल थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता था, और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा मिलते थे, रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा आता था, तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स बंगाल पर कब्जा बनाए रखना चाह रहे थे, और इसीलिए तो 1911 तक कलकत्ता जो है वो कैपिटल थी, है ना। तो यहाँ पर जो बाकी के थे बंगाल और मद्रास, अपना बॉम्बे और मद्रास, तो ये जो थे इनको यहाँ पर सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के, कि भैया अब तुम यहाँ पर इसके सबऑर्डिनेट रहोगे, ठीक है। मतलब अब अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट ट्रेड जो यहाँ पर जड़ थी, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी, प्राइवेट ट्रेड, उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया कि अब कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो अब यहाँ पर रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर जो होगी इंडिया में उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। मतलब ध्यान दे रहे हो आप अच्छी तरीके से कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनकी स्थापना की गई
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या करेंगे कि रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर जो भी रहेगा इंडिया में उसे वो रिपोर्ट करेंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नर जनरल जो है उसके ऊपर एक पावर को बिठाया गया है जो कि है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी यहाँ पर चीजें हो रही है उसे यहाँ पर बताया करेंगे। मतलब ऑफिशियल जो स्पाई हम बोल सकते हैं, ऑफिशियल खुफिया एजेंट, ये यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो देखने को मिल रहे थे। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 जजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर आप ये देखोगे तो काफी एमेच्योर लेवल का था। अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है वो ये नहीं है, ठीक है। अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है वो इवेंचुअली किसका पार्ट है, 1935 एक्ट में जो फेडरल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिशमेंट की गई थी उसका एक पार्ट, उसका जो स्टैब्लिशमेंट है उसका एक इवोल्यूशन हमें आज का सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। ये वाला सुप्रीम कोर्ट तो काफी एमेच्योर था और उसी के साथ साथ इसकी काफी शॉर्ट कमिंग्स भी थे जो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। अब इसके डिफेक्ट्स क्या क्या थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो था कि यहाँ पर एक्ट जो है ये गवर्नर जनरल को पावरलेस बना रहा था। पावरलेस क्यों बना रहा था? क्योंकि इसके हाथ में वीटो नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको 4 लोग असिस्ट कर रहे थे, है ना। 4 लोग जो है वो असिस्ट कर रहे थे। हमने पिछले इसमें देखा है फीचर्स में कि 4 लोग यहाँ पर असिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचिए कि अगर इसके पास वीटो पावर नहीं, वीटो पावर मतलब क्या होता है कि अगर दुनिया अगेंस्ट में चली गई और मेरे पास अगर वीटो है तो मैं अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके जो मुझे चाहिए वो मैं करा सकता हूं। जैसे चाइना है ना, मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो भी परमानेंट मेंबर्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास वीटो पावर है। मतलब अगर कोई भी अगेंस्ट में जाने की कोशिश करे तो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके पूरे रिजोल्यूशन को ठप बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके पास वीटो पावर नहीं थी। वीटो पावर ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता था, मेजोरिटी के थ्रू अगर डिसीजन लिया जाए तो ये सब लोग अगर एक साइड में हो जाए तो गवर्नर जनरल को जो है वो अकेला गिरा सकते थे। गवर्नर जनरल जो है वो जो चाह रहा है उसके विपरीत चीजें जो है वो कर सकते थे। तो ये खामी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट बनाया गया था वो यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे। मतलब यहाँ पर वॉर अलायंस जो भी बनाना है अपने हिसाब से कर रहे थे कि बाहर में जाए ये जो है बंगाल का, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, हम तो भैया अपना देखेंगे, क्या सबॉर्डिनेट बोल रहे हो, हमको कोई सबॉर्डिनेट नहीं रहना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोविजंस थे सुप्रीम कोर्ट के वो काफ़ी वेग थे और डिफेक्टिव थे। किस तरीके से डिफेक्टिव थे हम आगे देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं जो मर रहे हैं स्टारवेशन से, उनके लिए कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम जो है और कौन से प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम ये भी था कि जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे थे। उसी के साथ साथ गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर अकाउंटेबल थी, रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एक्शंस टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सर्वेंट्स है, जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स है, ठीक है, अब वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रहे थे। मतलब उन्होंने कुछ गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी आएंगे। जो गवर्नर जनरल है जो इतना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है, उनके लिए तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर किस में आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा था। तो ये इनको अपनी जो सोवरेनिटी है उसमें प्रॉब्लम नजर आया, इनका ईगो आ गया। फिर इन्होंने क्या कहा कि भैया ये हमसे ना हो पाएगा, ये तो भैया हमको नहीं पट रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है और इसीलिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये जो चीज़ हो रही थी तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, सर्वेंट्स में और गवर्नर जनरल उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए जो दूसरा अमेंडमेंट एक्ट है 1781 का वो लाया जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, देखिए काफी कम किताबों में ये एक्ट जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 अगर हम देखते हैं, जिसे डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 भी कहा जाता है या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, कि मतलब यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसे यहाँ पर हम सेटल अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसे कर्टेल कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जब जो पावर इतनी ज्यादा बढ़ाई गई थी कि उसके अंडर में जो कंपनी के एम्प्लॉयज है वो भी आ रहे हैं, जो गवर्नर जनरल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो भी आ रहे हैं, अब उसे कर्टेल कर दिया गया गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फेवर में। अब यहाँ पर सर्वेंट जो है गवर्नमेंट के वो अब इम्यून थे कि अब वो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज जो है वो इसके अंडर में नहीं आएंगे, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मुस्लिम के केसेस थे वो अब डिटरमाइन किए जाएंगे मुस्लिम लॉ के तहत। हिंदू लॉ जो है वो डिटरमाइन करेगा हिंदू केसेस को। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर गवर्नर जनरल देखा जाए तो अब गवर्नर जनरल यहाँ पर सुपेरियर हो चुका था, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर सुपेरियर हो चुकी थी।
उसी के साथ साथ अमेंडिंग एक्ट 1781 जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडिया में टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ज्यूडिशियरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन जो है उसे डिफाइन किया गया था, रिस्पेक्टिव एरिया उसका बताया गया था कि इतना तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो ये जो एक्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं 1773 के एक्ट का, तो हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर जो है उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के जो अफेयर्स है उसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो एक्ट है वो लेकर आए। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्ट जो है उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें चेंजेस किए, है ना। उसी के साथ साथ उनकी जो एक्शंस है वो अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी अब निगरानी रहेगी जो कंपनी में चीज़ें हो रही है। नहीं तो अब तक क्या हो रहा था, कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ कर रही थी, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें यहाँ पर इन्होंने चेंजेस जो है वो किए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी हुई है अब वो देखेगी, क्योंकि खुफिया एजेंट, ऑफिशियल खुफिया एजेंट उन्होंने यहाँ पर बिठा कर रखे हैं। उसी के साथ साथ इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव और डिसिसिव कंट्रोल जो है कंपनी पर वो बेसिकली यहाँ पर नहीं मिला। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इफेक्टिवली यहाँ पर कंट्रोल नहीं मिला, क्योंकि अभी जो कंपनी है वो अपने हिसाब से ही काम कर रही थी, अभी भी उनके पास सोवरेनिटी थी, अभी भी वो अपने हिसाब से जैसा चाहे कर सकते थे, अभी भी उनके पास जो है मोनोपोली थी, तो इसीलिए अभी भी पूरा कंट्रोल जो है वो नहीं था कंपनी के ऊपर। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गवर्नर जनरल है उसको काउंसिल के मर्जी पर छोड़ दिया गया था। मतलब जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी जो काउंसिल थी वो अगर पूरे एक साइड हो जाए तो गवर्नर जनरल जो है उसने भी बोली हुई बात का खंडन कर सकते हैं, उसने भी बोली हुई बात के अगेंस्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास वीटो पावर नहीं है ना। उसी के साथ साथ जो वारेन हेस्टिंग है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी फर्स्ट जो है ये आपको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है बंगाल का वो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग बनता है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी बार जो डेडलॉक है वो क्रिएट किया गया, मतलब काफ़ी बार जो इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ये इसके अगेंस्ट में गए और डेडलॉक जो है वो क्रिएट किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्ट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ कंपनी और जो इंग्लैंड में अपोनेंट्स थे उनके अगेंस्ट में, तो यहाँ पर रिजॉल्व करने में काफ़ी नाकामयाब रहा। अब यहाँ पर अपोनेंट्स मतलब बेसिकली कौन? अपोनेंट्स मतलब वो लोग जो यहाँ पर दूसरे भी ट्रेडर्स थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मोनोपोली बनी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिर्फ यहाँ पर ट्रेड कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी ट्रेडर्स नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अपोनेंट्स है वो बन चुके थे, और उनमें और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसे रिजॉल्व करने में एक्ट नाकामयाब रहा।